24 दिसंबर 1999 काठमांडू से उड़ान भरती एक भारतीय विमान, 176 यात्री, एक सामान्य सफर। लेकिन कुछ ही देर में आसमान में शुरू होने वाला था आतंक का सबसे खौफनाक खेल। ये है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये फ्लाइट 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू, नेपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। इसमें करीब 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल 191 लोग इस विमान में मौजूद थे। काठमांडू से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद फ्लाइट में पैसेंजर्स को खाना सर्व किया जा रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग मुस्कुराते हुए अपनी ट्रे खोल रहे थे, कोई बातचीत कर रहा था तो कोई खिड़की से बादलों का नजारा ले रहा था। लेकिन अचानक ही एक ऐसा पल आया जिसने सबके चेहरे का रंग बदल दिया। 4 नकाबपोश लोग अचानक खड़े हो गए। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने चीख कर ऐलान किया, यह फ्लाइट अब हाईजैक हो चुकी है। पैसेंजर्स सन्न रह गए। कोई चीखने लगा, कोई बच्चों को अपनी गोद में कसकर पकड़ने लगा। माहौल पूरी तरह डर और अफरा तफरी में बदल चुका था। हाईजैकर्स बिना वक्त गंवाए सीधे कॉकपिट की ओर बढ़े और कैप्टन देवी शरण और उनकी टीम को गन पॉइंट पर ले लिया। आदेश दिया गया, प्लेन को पश्चिम की दिशा में मोड़ो, इसे पाकिस्तान लेकर जाना है। कैप्टन देवी शरण के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कंट्रोल घुमाया और जहाज ने दिल्ली पार करने से पहले ही रास्ता बदलकर लाहौर की ओर रुख किया। लेकिन यहाँ एक नई समस्या सामने आई। जब लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया तो पाकिस्तान की ओर से साफ मना कर दिया गया, आपको लैंडिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। इधर भारत में शाम के 4:40 पर यह खबर फैल चुकी थी कि फ्लाइट हाईजैक हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा को इसकी जानकारी करीब 1 घंटे बाद 5:20 पर दी गई। यह देरी आने वाले हालात को और मुश्किल बनाने वाली थी। समय तेजी से निकल रहा था। 6:04 पर इंडियन ATC ने फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश की। कैप्टन देवी शरण ने घबराई हुई आवाज में बताया, हमारे पास फ्यूल कम हो रहा है। हाईजैकर्स बेहद गुस्से में हैं। अगर जल्द ही लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली तो ये पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। कैप्टन लगातार आतंकियों से बात करके उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने हाईजैकर्स को यह मनाने में सफलता पाई कि बिना फ्यूल के जहाज उड़ान जारी नहीं रख सकता। लंबे बहस के बाद आतंकियों ने हामी भरी कि प्लेन को अमृतसर में उतारा जा सकता है। 6:40 पर फ्लाइट अमृतसर की ओर बढ़ी, लेकिन यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी गलती। हाईजैकर्स नहीं चाहते थे कि प्लेन भारत में उतरे, क्योंकि यह भारतीय सुरक्षा बलों के लिए सुनहरा मौका था। अगर अमृतसर में ऑपरेशन होता तो पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था और आतंकियों को वहीं काबू में लिया जा सकता था। लेकिन आगे जो हुआ उसे आज भी भारत की आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी चूक माना जाता है। 7:01 पर फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरती है। कैप्टन देवी शरण तुरंत कहते हैं, हमें फ्यूल चाहिए, तुरंत फ्यूलिंग शुरू की जाए। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से निर्णय लेने में देरी होती है। इस बीच प्लेन रनवे पर खड़ा रहता है और हाईजैकर्स और ज्यादा बेचैन होने लगते हैं। बाद में जब इस घटना पर चर्चा हुई तो जाने माने नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे भारत के इतिहास में आतंकवादियों के आगे सबसे बड़ी हार कहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब के DGP सरबजीत सिंह को यह हाईजैकिंग की खबर 6 बजे मिली, और वह भी किसी अधिकारी से नहीं बल्कि टीवी न्यूज देखकर। सोचिए उस समय कम्युनिकेशन का हाल कितना खराब था कि राज्य के सबसे बड़े पुलिस अफसर को इतनी गंभीर घटना की जानकारी सीधे न्यूज चैनल से मिली। इधर दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जा चुका था। साथ ही एक लोकल कमेटी भी तैयार हुई जिसका मकसद था जितना हो सके प्लेन को डिले करो ताकि कमांडोज को प्लान बनाने और ग्राउंड पर स्ट्रेटजी तय करने का वक्त मिले। लेकिन हाईजैकर्स ने साफ कह दिया, हम किसी लोकल पुलिस या पंजाब अथॉरिटीज से बात नहीं करेंगे। बातचीत सिर्फ दिल्ली में बैठे बड़े अधिकारियों से होगी। कैप्टन देवी शरण बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, कृपया रिफ्यूलिंग की जाए। हाईजैकर्स गुस्से में हैं, धमकी दे रहे हैं कि वे पैसेंजर्स को मार देंगे। मिनट बीतते गए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और तभी हाईजैकर्स ने अपनी धमकी सच कर दी। पैसेंजर सतनाम सिंह पर हमला किया गया। उनकी गर्दन पर चाकू से गहरी चोट पहुंचाई गई। कैप्टन फिर गुहार लगाते हैं, रिफ्यूलिंग तुरंत कीजिए, हालात बिगड़ रहे हैं। लेकिन समय गुजरता गया। 40 मिनट के इंतजार के बाद 7:45 पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने पंजाब पुलिस को एक सीक्रेट आदेश दिया।
उनकी योजना थी रिफ्यूलिंग के बहाने कुछ अधिकारियों को टैंकर के साथ प्लेन के पास भेजा जाए और वे मौके पर ही जहाज के टायर पंचर कर दें ताकि ऐसी 814 दोबारा उड़ान न भर सके। इसके अलावा एक और प्लान तैयार हुआ। प्लेन के ठीक आगे एक बड़ा फ्यूल टैंकर खड़ा कर दिया जाए ताकि उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए। योजना सुनने में शानदार थी, लेकिन अमल में गड़बड़ हो गई। एक फ्यूल टैंकर प्लेन की ओर तेजी से बढ़ने लगा। एटीसी को लगा कि हाईजैकर्स को शक हो जाएगा, इसलिए ड्राइवर को कहा गया, धीरे चलो। लेकिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी बीच रास्ते में अचानक रोक दी। ये नजारा देखकर हाईजैकर्स को शक हो गया कि जरूर उनके साथ कोई चाल खेली जा रही है। वे गुस्से से चीख पड़े, बहुत हो गया, अब कोई रिफ्यूलिंग नहीं होगी, प्लेन तुरंत टेक ऑफ करेगा। कैप्टन देवी शरण को दबाव में लाकर आदेश दिया गया कि सामने खड़े टैंकर को चाहे टक्कर मार दो, लेकिन जहाज को उड़ाना ही होगा। कैप्टन के पास कोई विकल्प नहीं था। रनवे पर जहाज ने तेज रफ्तार पकड़ी और बाल बाल बचते हुए टैंकर को पार कर गया। 7:49 पर IC 814 फिर से आसमान में था। कैप्टन देवी शरण ने तुरंत ATC को मैसेज भेजा, वी आर ऑल डाइंग, मतलब हम सब मरने वाले हैं। अब जहाज लाहौर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ATC ने फिर से इनकार कर दिया। उनकी रणनीति साफ थी, अगर जहाज को एयरपोर्ट पर आने दिया गया तो पायलट हाईजैकर्स के दबाव में उतरने की कोशिश करेगा। इसलिए लाहौर एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बंद कर दी गईं। एयरपोर्ट ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन हाईजैकर्स का दबाव लगातार बढ़ रहा था। हाईजैकर्स ने कहा, लैंडिंग कहीं करनी ही पड़ेगी, चाहे रनवे हो या ना हो। धीरे धीरे जहाज नीचे आने लगा। कैप्टन को एहसास हुआ कि अगर अभी उतरने की कोशिश की तो यह हाईवे पर क्रैश लैंडिंग होगी। उन्होंने आखिरी बार पाकिस्तान ATC से रिक्वेस्ट की, अगर आपने अनुमति नहीं दी तो हम हाईवे पर गिर जाएंगे, सैकड़ों लोग मर जाएंगे। आखिरकार पाकिस्तान झुक गया। 8:07 पर IC 814 को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दी गई। यहां इंडियन अधिकारियों ने पाकिस्तान से निवेदन किया, कृपया इस प्लेन को दोबारा उड़ान भरने मत देना। लाहौर एयरपोर्ट पर आखिरकार रिफ्यूलिंग की गई। एयरपोर्ट को अंधेरे में डुबो दिया गया और कमांडोज ने चारों ओर से विमान को घेर लिया। हाईजैकर्स बुरी तरह निराश और गुस्से में थे। उनकी मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने एक और पैसेंजर पर हमला किया, रूपेन कटियाल, जिनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि बाद में उनकी मौत हो गई। यही वह क्षण था जब पाकिस्तान ने भी भारत का साथ दिया। भारतीय हाई कमिश्नर जी पार्थ सारथी को हेलीकॉप्टर से बुलाने का इंतजाम किया गया ताकि वे जल्दी पहुंचकर हाईजैकर्स से बातचीत कर सकें। हाईजैकर्स की मांगें किसी भी सरकार को हिला देने वाली थीं। उन्होंने खुलकर कहा, भारत हमारे 36 आतंकवादियों को जेल से रिहा करे, हमें $200 मिलियन यानी करीब 860 करोड़ रुपए दिए जाएं और साथ ही हरकतुल अंसार के कमांडर सैजाद अफगानी का शव हमें सौंपा जाए। ये डिमांड सुनकर सबके होश उड़ गए, लेकिन असली हैरानी तो आगे हुई। पाकिस्तान को इंडियन हाई कमिश्नर के लिए प्लेन उपलब्ध कराने में करीब 3 घंटे लग गए। जब तक वे एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें खबर मिली कि विमान तो पहले ही उड़ान भर चुका है। अब सवाल ये था, आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया? एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद कर दी गई थीं। चारों तरफ कमांडोज ने घेराबंदी कर रखी थी। फिर भी फ्लाइट टेक ऑफ कैसे कर गई? इसका जवाब आज तक साफ नहीं मिल पाया, लेकिन आने वाली घटनाओं से कुछ सुराग जरूर जुड़ते हैं। फ्लाइट का रुख पहले लाहौर से ओमान की ओर किया गया, लेकिन वहां भी उतरने की अनुमति नहीं मिली। घंटों की खींचतान के बाद विमान रात करीब 3 बजे दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर उतरा। यहां हाईजैकर्स और अधिकारियों के बीच कड़े नेगोशिएशन हुए और आखिरकार 26 यात्रियों को छोड़ने का फैसला हुआ। इसके बाद इंडियन एयरलाइंस का एक विशेष विमान दुबई भेजा गया। छोड़े गए यात्रियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए उस फ्लाइट में उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव भी मौजूद थे। वे खुद यात्रियों के साथ लौटे ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। भारत लौटने के बाद इन यात्रियों ने जो बयान दिए वे बेहद अहम थे। उन्होंने बताया कि हाईजैकर्स ने महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग बैठाया था और सभी की आंखों पर काले कपड़े बांध दिए थे। विमान में कुल 5 अपहरणकर्ता मौजूद थे जो आपस में कोड नेम्स से बातचीत करते थे। उनमें से सबसे बड़े को चीफ कहा जाता था, जबकि बाकी 4 के नाम थे बर्गर, भोला, डॉक्टर और शंकर। लेकिन ये सब महज फर्जी पहचान थी। बाद में सामने आया कि उनके असली नाम थे शाहिद अख्तर सैयद, इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। इनमें से अधिकतर का ताल्लुक पाकिस्तान से था।
उधर विमान में कैद लोगों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। खाना पानी लगभग खत्म हो चुका था, टॉयलेट्स की स्थिति बेहद खराब थी और यात्री मानसिक व शारीरिक तौर पर टूटने लगे थे। इन्हीं हालातों में विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और इस बार मंजिल थी अफगानिस्तान। 26 दिसंबर सुबह 8 बजे विमान कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। तालिबान के अधिकारी सामने आए और उन्होंने ऑफर दिया कि वे भारत और हाईजैकर्स के बीच मध्यस्थता करेंगे। लेकिन दिक्कत यह थी कि उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, जिसे भारत ने मान्यता ही नहीं दी थी। इसके बावजूद मजबूरी में भारत ने अपने इस्लामाबाद हाई कमिश्नर के एक अधिकारी को कांधार भेजा ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा। हाईजैकर्स और यात्रियों के बीच हर पल का संघर्ष जारी रहा। सोचिए, इतनी भयावह स्थिति में भी लोग अगले 6 दिनों तक उसी विमान में बंद रहे। भूख, प्यास, ठंड और मौत का डर उनके हर पल के साथी बन गए। भारत से भेजी गई टीम में अजीत डोभाल भी शामिल थे। बाद में उन्होंने खुद बताया, कांधार में हाईजैकर्स को आईएसआई का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। उन्हें भरोसा दिया गया था कि वे किसी भी हाल में बचकर निकल जाएंगे। कांधार एयरपोर्ट पर हाईजैकर्स ने साफ साफ कहा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, कोई यात्री जिंदा बाहर नहीं जाएगा। भारत सरकार के सामने अब सबसे कठिन चुनौती थी। 170 से ज्यादा निर्दोष यात्रियों की जान। हर पल का दबाव बढ़ रहा था। हाईजैकर्स लगातार धमकी दे रहे थे, कभी गोलियां चला देते, कभी बम विस्फोट की चेतावनी देते। इधर दिल्ली में सरकार, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां दिन रात एक करके समाधान खोज रही थी। यात्रियों की हालत बिगड़ती जा रही थी। कई लोग बेहोश हो गए, बच्चों को दूध तक नसीब नहीं हुआ। विमान का माहौल एक खुले कारागार जैसा हो गया था। तालिबान खुद को मध्यस्थ बताता रहा, लेकिन अजीत डोभाल और उनकी टीम ने साफ देखा कि असल में हाईजैकर्स को पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट तालिबान और आईएसआई से ही मिल रहा था। वो लोग बाहर आराम से घूम रहे थे, जबकि अंदर भारतीय नागरिक मौत के साए में कैद थे। 29 दिसंबर हाईजैकर्स ने अपनी धमकी और तेज कर दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी शर्तें तुरंत पूरी न हुई तो हर आधे घंटे में एक यात्री को मार दिया जाएगा। अब भारत के पास वक्त बहुत कम था। आखिरकार भारी दबाव और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को हाईजैकर्स की मुख्य मांगें माननी पड़ी। उनकी सूची में सबसे ऊपर थे 1. मौलाना मसूद अजहर 2, अहमद उमर सईद शेख 3, मुश्ताक झरगर। इन तीनों खूंखार आतंकवादियों को जेल से निकालकर विशेष विमान से कांधार लाया गया। यह फैसला सरकार के लिए बेहद पीड़ादायक था, लेकिन 170 जिंदगियों को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। 31 दिसंबर 1999 जैसे ही आतंकियों को रिहा किया गया, हाईजैकर्स ने विमान और यात्रियों को छोड़ दिया। 5 अपहरणकर्ता खुलेआम कंधार की जमीन से गायब हो गए। जब यात्री सुरक्षित भारत लौटे तो पूरे देश ने राहत की सांस ली। लेकिन साथ ही एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या आतंकियों के आगे झुकना सही था या फिर यह सिर्फ मजबूरी थी? याद रखिए, इस हाईजैक की गूंज आज भी सुनाई देती है, क्योंकि मसूद अजहर और उमर शेख जैसे आतंकी आगे चलकर कई बड़े आतंकी हमलों के गुनहगार बने।